हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप सीटेट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, तो आज से मैं आप लोगों के लिए सीटेट साइंस पेडागोजी यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। और आज जो हम ये पहला सेशन यहाँ पे कवर करेंगे, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नेचर ऑफ साइंस यानी कि जो विज्ञान की प्रकृति है, इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आपका साइंस में यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं बनता तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से डेफिनेटली आपके जो एग्जामिनर है, जो साइंस पेडागोजी 10 नंबर की पूछते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर के टर्म से ये कंफर्म करके पूछते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, इससे पहले के सेशंस जो मैंने आप लोगों के साथ साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी बेस्ड सेशन दिए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जो सीटेट साइंस के मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ, ये आपके यहाँ पे होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को यहाँ पे सीटेट साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस होती हैं। और जो मैथ्स की यहाँ पे क्लासेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को। क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको क्लासेस के अपडेट, इसके अलावा क्लासेस का कोई शेड्यूल जो चेंजेस में है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बिगनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटेट में आपका स्कोर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो आपके विज्ञान की प्रकृति होते हैं, जो आपके नेचर होती है साइंस की, उसको लेके मैंने कई सारे टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझना है और एक एक टर्म को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है आपका क्या, टेंटेटिव। अब ये शब्द जो है टेंटेटिव, जिसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो ये है आपका अस्थाई। इस शब्द का मतलब क्या है, टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम विज्ञान बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान से बच्चे के अंदर कौन सा नेचर यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के अंदर एक नेचर डेवलप कर रहे हैं जिसको आप बोलते हैं डेवलपमेंटल। कौन सा नेचर डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंटल नेचर यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यानी कि बच्चे को विकास की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके एग्जामिनर ने किस किस तरीके से इस टर्म को पूछा है, कई बारी तो सीधा सीधा ये टेंटेटिव यानी कि अस्थायी जो शब्द है, इसका मतलब भी पूछ लिया है। इसका मतलब होता है विकासशील यानी कि डेवलपमेंटल। और इसको यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी के साथ कैसे जोड़ा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी का एक चैप्टर करते हैं जो कि कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये मैं टर्म इस वजह से यूज कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसको लेके क्वेश्चन भी बनाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो सीधा सीधा हम यहाँ पे बोहर्स की थ्योरी नहीं कराते, हम यहाँ पे कराते हैं जे थॉमसन की थ्योरी सबसे पहले। जबकि वो थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई थी, उसके बाद भी हम पहले जे थॉमसन की थ्योरी कराते हैं, फिर हम कराते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद हम यहाँ पे कराते हैं किसका, बोहर्स का मॉडल। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि विज्ञान जो है यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, डेवलपमेंटल फॉर्म में चल रहा है। और ये सारा का सारा एक तरीके से कलेक्टिव वर्क है इनका। क्या है ये, कलेक्टिव वर्क है, साथ में मिलके इन्होंने काम किया, तब जाके हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया है। आई होप पहला टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर हम अगले टर्म की यहाँ पे बात करें तो अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हमें यहाँ पे बताता है स्केप्टिसिज्म के बारे में। अब ये स्केप्टिसिज्म होता क्या है, स्केप्टिसिज्म के बगल में एक शब्द मैंने लिखा है संदेहवाद। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा नेगेटिव शब्द है कि संदेह करना, हम बच्चे को समझा रहे हैं। अब अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे थ्योरी से भी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें चलती हैं। यानी कि अगर आप उन्हें डे टू डे लाइफ से लिंक करके चीजें पढ़ा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज करा रहे हैं जिसका कोई यहाँ पे प्रूफ है, कोई यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन है, तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि बच्चे के अंदर ये जो डाउट वाला नेचर है ना, डाउट ये लेके आना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में गए,
हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया और बच्चे ने उस टॉपिक को मान लिया। यानी कि हम यहाँ पे बच्चे के अंदर डाउट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उनके माइंड में, ताकि उससे क्या फायदा होगा, इससे बच्चे की जो यहाँ पे सृजनात्मकता है यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वे यहाँ पे उस बच्चे की डेवलप होगी। और डाउट को हम क्या करेंगे, डाउट को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि साइंस जो है स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करता है, संदेहवाद को ये बढ़ावा देता है। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला यहाँ पे क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको हम अंत विषयी बोलते हैं। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर हम देखें, साइंस अगर मैं बोलती हूँ तो साइंस के अंदर क्या क्या आता है, साइंस के अंदर आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट कंबाइन वे में हम पढ़ाते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। कब तक, अप टू 10th तक हम इन्हें कंबाइन फॉर्म में पढ़ाते हैं। और अगर मैं ईवीएस की बात करूं जो आपका प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है, उसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे उसमें साइंस के साथ सोशल साइंस को यहाँ पे कंबाइन किया जाता है। तो ये विषय क्या है, ये विषय आपका इंटरडिसिप्लिनरी माना जाता है। अब अगले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे सोशल इन्वेंटर। यानी कि इसका मतलब क्या है, जिसमें हम सामाजिक तरीके से बच्चे को सोसाइटी के साथ यहाँ पे लिंक करना सिखा रहे हैं और सोशल कनेक्ट बच्चे के अंदर लेके आ रहे हैं। अब देखिए किसी भी आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा है हमने वाष्पीकरण का टॉपिक, इवेपोरेशन का टॉपिक, हम क्या करते हैं बच्चे को कपड़े सूखने वाला एग्जाम्पल देते हैं कि आप कपड़े को फैला के सुखाओगे, कपड़ा जल्दी सूखेगा। इसके अलावा हवा चल रही होगी, कपड़ा जल्दी सूखेगा। बरसात के दिनों में कपड़ा सूखता नहीं है जल्दी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी के साथ, हम चीजों के साथ लिंक करते हुए चल रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके एनवायरमेंटल वाले चैप्टर होते हैं, जो एनवायरमेंटल बेस्ड चैप्टर होते हैं, वो बच्चों के अंदर मूल्य डालने का, यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू न्यूट्रल एजुकेशन लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो आप यहाँ पे फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट फायर के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी तरीके के जो डिजास्टर होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे को पता चल सके कि हमारे आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनको हमें क्यों कंजर्व करके रखना है, क्यों सेव करके रखना है। इसके अलावा अगला यहाँ पे एक टर्म है पर्सिमोनियस। अब ये पर्सिमोनियस क्या होता है, अल्पव्ययी। इस शब्द का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज के फाइंडिंग के लिए, किसी भी चीज के सर्च के लिए हम इजी वे जो है वो ऑप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साइंस में सारी चीजें वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज की फाइंडिंग के लिए, किसी भी चीज के सर्चिंग के लिए या प्रूफ के लिए हम सबसे इजी टू इजी वे को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो ये सारे के सारे आपका नेचर किस चीज का दर्शाता है, ये सभी नेचर है हमारे साइंस के। इसके अलावा हम साइंस के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कैसे नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, जिसमें बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, इस तरीके की नॉलेज जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इवन ये चीजें हमें एनसीएफ 2005 के अंदर भी बताई गई है। अब मैंने ये सारे टर्म्स आपके साथ एक एक करके डिस्कस तो कर लिए। अब इन टर्म्स से रिलेटेड किस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए मैं आपको पहले भी बोलूंगी कि साइंस पेडागोजी में कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। आपको बस समझना चाहिए कि ये स्केप्टिसिज्म वर्ड का मतलब क्या है, टेंटेटिव शब्द आपके पेपर में दिख जाए उसका मतलब क्या है, वैल्यू न्यूट्रल वर्ड का मतलब क्या है, पर्सिमोनियस वर्ड का मतलब क्या है। अगर आपके एग्जामिनर इन टर्म को यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को घुमाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि इन टर्म का मतलब क्या है, इन टर्म को हम किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करें। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी और ये जो स्टार्टिंग के हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके 14-15 दिसंबर 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि रीसेंट पेपर के दोनों ही सेट में आपके नेचर ऑफ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन में है इसके अंदर क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस, यानी कि
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही दे रखे हैं। अब एक एक करके आप ऑप्शन को पढ़िएगा और ऑप्शन को पढ़ते हुए जरा ध्यान से देखिए कि ऑप्शंस को किस तरीके से इन्होंने घुमाने की कोशिश की है। पहले में बोल रखा है कि साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, साइंटिफिक आइडिया हो या फिर मैथमेटिकल आइडिया हो, साइंस और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की पैडागॉजी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो दोनों ही आपके कल्चर से भी अफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ सोशल फैक्टर से भी अफेक्ट होते हैं और हमारी भाषा से भी अफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव है। साइंस की पैडागॉजी कर लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी कर लीजिए, जो नॉट वाले ऑप्शन होते हैं कभी भी सही नहीं होते। अगर आपको ट्रू वाली चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या बोल रखा है, अगले सेंटेंस को देखिए, इसमें बोल रखा है देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे बोल रखा है कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप मेथड्स की बात करें तो हम लोगों के सामने तो कई सारे मेथड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और ये स्टेटमेंट आपका सही है। कहीं ना कहीं अगर आप स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको लगेगा गलत दे रखा है कि कोई भी सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है, जबकि यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि साइंटिफिक मेथड कोई सिंगल नहीं होते, बहुत सारे, यानी कि मल्टीपल साइंटिफिक मेथड होते, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कोई एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं होता, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो मल्टीपल मेथड्स होने की वजह से हम कहेंगे कि ये ऑप्शन आपका सही है। कोई एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है, एक से ज़्यादा है मेथड, ये तो सही है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में ए जो है वो आपका फॉल्स दे रखा है, जबकि बी जो है आपका ट्रू है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। कई बारी हम लोगों के सामने इस तरीके से अगर लेंदी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और घबराहट में ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग अ साइंस क्लास, एक साइंस क्लास के दौरान अ टीचर शेयर विथ हर लर्नर दैट द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजुअली गिवन टू थॉमसन एडिसन। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है कि साइंस क्लास के दौरान एक टीचर जो है अपने लर्नर्स के साथ शेयर करती है कि जो हमारा इन्वेंशन है, किस चीज़ का इन्वेंशन, बल्ब का जो इन्वेंशन है, ये हम लोग यहाँ पे एडिसन्स को इसका क्रेडिट यहाँ पे देते हैं। अब आगे बोल रखा है कि सेवरल अदर बिफोर देम वर्क ऑन इट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कई सारे लोगों ने इससे पहले इस पे काम किया होगा बट वो फेल्ड हो गए। वॉट डज द अबव रिमार्क बाय द टीचर इंडिकेट बाय साइंस। तो साइंस के अंदर इस चीज़ को क्या इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो इन्वेंशन है, इस पर्टिकुलर इन्वेंशन का क्रेडिट किसको दिया गया, एडिसन को दिया गया। और इससे पहले कई साइंटिस्ट आए बट उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, इसी वजह से उनको क्रेडिट नहीं मिला। अब एक एक करके मैं आपके सामने ऑप्शंस को यहाँ पे डिकोड करती हूँ। ऑप्शंस में हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एडिसन्स के अलावा हम लोगों को अदर साइंटिस्ट के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया गया कि अदर साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ पे काम करने की कोशिश की बट वो फेल हो गए। यानी कि साइंस जो है सिर्फ एक जने के प्रयास से नहीं चला, साइंस के अंदर एक कलेक्टिव वर्क जो है वो आपका चला है हमेशा से। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पहले फेल हो जाता है, फिर उसको फिर से प्रोसीड किया जाता है, उसका ड्रॉबैक देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन की जाती है। तो हम कहेंगे कि साइंस एक तरीके से सामूहिक उद्यम है, यानी कि कलेक्टिव एंटरप्राइज है, यह आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो कंफर्म आपका सही होना चाहिए, कलेक्टिव तरीके से चल रहा है क्योंकि एडिसन्स के अलावा बाकी साइंटिस्ट की बात की गई है। और जब एक से ज़्यादा साइंटिस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे कलेक्टिव काम तो हो ही रहा है, चाहे वो फेल हुए चाहे वो पास हुए बट उन्होंने प्रयास तो किया। तो जिस ऑप्शन में सी नहीं है वो तो होगा ही नहीं। तो देखिए 3 ऑप्शन में यहाँ पे सी हमें दे रखा है। अब सी के अलावा अब
पहले ऑप्शन बोल रखा है साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। अब इंटरडिसिप्लिनरी एरिया यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की यहाँ पे बात की गई है, बट यहाँ पर तो हम लोगों को पर्टिकुलर एक टॉपिक के इन्वेंशन की बात की गई है, ना कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को किसी और के साथ मर्ज करने की बात की गई। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ए तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो ए जिस ऑप्शन में दे रखा है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे काट सकते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पे बच गए, जैसे कि है साइंस इज डायनेमिक या फिर साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ पर आप कोई डाउट करते हो और डाउट को यहाँ पे वेरीफाई करते हो। अब यहाँ पर स्केप्टिसिज्म आंसर कब होता, जब आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक यहाँ पे दिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉपिक को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम अलग अलग साइंटिस्ट के नाम के साथ पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है एक अकेले साइंटिस्ट ने यहाँ पे हम लोगों को इन्वेंट करके नहीं दिया। हम लोग पढ़ते हैं जे थॉमसन के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं बोहर्स के बारे में। अगर हम बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ें तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि साइंस के अंदर स्केप्टिसिज्म भी चल रहा है और साइंस जो है टेंटेटिव नेचर भी दिखा रहा है। क्यों टेंटेटिव, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे ड्रॉबैक दूर होते गए। बट यहाँ पे स्केप्टिसिज्म नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया गया, बाकी जो साइंटिस्ट थे वो फेल्ड हो गए थे। फेल्ड वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम जे थॉमसन, रदरफोर्ड या बोहर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको लेके आगे प्रोसीड किया गया था। और जैसे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल का मॉडल है, उस समय न्यूक्लियस के बारे में पता चला। बट हाँ, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं वो बोहर्स ने बताया। तो ये टेंटेटिव नेचर हमें बताता है साइंस का और स्केप्टिसिज्म प्रमोट करता है। बट क्योंकि यहाँ अदर साइंटिस्ट जो है वो फेल्ड हो गए वर्ड है, तो हम यहाँ पे कोई डाउट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई डाउट को वेरीफाई करना यानी कि स्केप्टिसिज्म की बात नहीं कर रहे। हम कहेंगे कि साइंस क्या है, डायनेमिक नेचर का है। साइंस क्या है, परिवर्तनशील है। यहाँ पे उसमें चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस के साथ साथ हम लोग अपनी इन्वेंशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आपका सही होगा। एक तो कलेक्टिव तरीके से काम किया गया, क्योंकि पहले के साइंटिस्ट हालांकि फेल हो गए बट उन्होंने ट्राई तो किया, तो कलेक्टिव नेचर। और यहाँ पे साइंस जो है एक डायनामिक नेचर दिखाता है, परिवर्तन होता रहता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बी एंड सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी तरीके का इसी पेपर में एक और क्वेश्चन था, वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई, कि जो बोहर्स का मॉडल है, बोहर्स के मॉडल को आप किस में कंक्लूड करोगे। बोहर्स के मॉडल को हम डेवलपमेंटल नेचर में कंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे डेवलपमेंटल नेचर में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बोहर्स से पहले कई और साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में देखा है, यानी कि इसके टेंटेटिव नेचर को ये यहाँ पे दर्शाता है। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साइंस के रिगार्डिंग सही दे रखा है, ये आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन बोल रखा है साइंस इज पर्सिमोनियस। मैंने पर्सिमोनियस यानी कि अल्पव्ययी इस शब्द का मतलब क्या बताया था, इस वर्ड का मतलब बताया था कि हम हमेशा सिंपल वे को फॉलो करते हैं। साइंस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल वे को हम फॉलो कर पाएँ, तो साइंस का ये नेचर है। इसके अलावा स्केप्टिसिज्म जो कि डाउट जो लेके आता है, ये दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे करना है। अब एक और चीज़, कई बारी हम लोगों को लगता है कि प्रीवियस ईयर की चीज़ें रिपीट होंगी या नहीं होंगी, तो एक लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज़ नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस। अब यही लाइन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो कई बारी क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट ना होके आपके ऑप्शंस के जो टर्म्स हैं उनको भी रिपीट किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों को भी यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोगों को पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस। आपको गलत चूज करना है कि इनमें से क्या गलत है। द लॉ ऑफ साइंस आर फिक्स एंड
इंटरनल ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, लॉ ऑफ साइंस जो है, साइंस के जो लॉ है वो आपके फिक्स होते हैं। अब कई बारी हम लोग जो फिक्स वर्ड है इस चीज़ पे हम लोग यहाँ पे कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो लॉ होते हैं ये एक तरीके से जनरलाइज्ड, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशन रखी है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर जो आपने जनरलाइजेशन की, सामान्यकरण किया, उसके हिसाब से लॉ बना। तो यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स वर्ड तो नहीं बोलेंगे, तो ये आपका इनकरेक्ट टर्म हो सकता है। सो साइंस जो है एक तरीके से सोशल तरीके से काम करता है, ये बिल्कुल सही है। साइंस डायनामिक नेचर रखता है, ये भी सही है, यानी कि ये परिवर्तनशील तरीके से इसमें काम होता है, और साथ ही साथ हमारी नॉलेज की जो बॉडी है वो एक्सपैंड होती है, वो भी सही है। देयर इज़ नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस, ये भी सही है, कोई एक सिंगल मेथड तो है नहीं, एक से ज़्यादा मेथड है। तो इनमें गलत क्या है, इनमें गलत है पहला ऑप्शन। तो लॉ ऑफ साइंस जो है ये फिक्स है, फिक्स वर्ड यानी कि स्थायी शब्द की वजह से ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे इनकरेक्ट, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग मोशन इन क्लास, मोशन चैप्टर पढ़ाते हुए टीचर रिमार्क करती है कि न्यूटन थ्योरी could not explain observation related to very small and massive system। अब यहाँ पे बता रखा है जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, जो आइंस्टीन ने डिस्कवर किया बाद में, वो यहाँ पे न्यूटन डिस्कवर नहीं कर पाए थे। अब सिंपल सी बात है कि न्यूटन की जो थ्योरी दी है उसमें हम लोगों को एक रिलेशन इन्होंने नहीं बताया। कौन सा रिलेशन नहीं बताया? स्मॉल और मैसिव सिस्टम का जो रिलेशन है, यानी कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जो कि आगे जाके किन्होंने डिराइव किया, ये यहाँ पे न्यूटन ने डिराइव किया। तो आइंस्टीन ने डिराइव किया। पहले न्यूटन ने अपने लॉज दिए, उसके बाद आइंस्टीन ने अपने लॉज दिए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बोल रखा है। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्या नेचर दिखाता है। ये यहाँ पे हम लोगों को टर्म दे रखा है, जैसे सब्जेक्टिविटी, टेंटेटिवनेस, या कल्चर, या वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब यहाँ अगर हम एक चीज़ देखें तो साइंस में टाइम के साथ पहले न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए। इन 3 लॉ में क्या मिस रह गया यहाँ पे, जो एक तरीके से स्मॉल और मैसिव सिस्टम है, यानी कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मिस रह गया। और यही रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। तो ये टेंटेटिव नेचर है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे याद रखें कि टेंटेटिव नेचर वाला आंसर होगा, तो मैं वही एग्जांपल आपको दूंगी। आपने पढ़ा था यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल गलत है चाहे सही है, हम हमेशा पढ़ते हैं। फिर पढ़ा हमने बोहर्स का मॉडल। बोहर्स ने हमें क्या बताया कि जो शेल वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम इस क्वेश्चन को भी तो ऐसे बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड जो है शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया, वो आगे जाके बोहर्स ने बताया। अब ये जो बोहर्स ने ये बताया, ये साइंस के किस नेचर को दिखाता है? साइंस के डेवलपमेंटल नेचर को दिखा रहा है, ये कि टाइम के साथ डेवलपमेंट हुआ और ये चेंजेस के साथ इन्होंने नई चीज़ बताई। सिंपल सी बात है। इस हिसाब से टेंटेटिवनेस को ये दर्शा रहा है। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये सही है। प्रमोट करता है स्केप्टिसिज्म को, ये सही है। साइंस के अंदर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सही है। साइंस आपका स्टैटिक होता है नेचर में, ये गलत है। स्टैटिक की जगह क्या होना चाहिए? स्टैटिक की जगह होना चाहिए डायनेमिक, यानी कि परिवर्तनशील है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत ईजी सा टाइप का क्वेश्चन था। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, स्केप्टिसिज्म ये आपका सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग होती है, PCM। इसके अलावा साथ ही साथ हम साइंस को हम मैथ्स के साथ भी लिंक करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया भी सही है। इक्विवेलेंट सेट ऑफ फैक्ट, यानी कि कुछ ऐसे ही मतलब इक्वल फैक्ट ऑफ सेट है, ये आपके गलत है। साइंस जो है डायनेमिक नेचर रखता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट ट्रू आपको देखना था। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो ओनली वाले ऑप्शन को तो आप पहले काट दीजिएगा, क्योंकि ओनली जो है चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है।
अब अगला यहाँ पे क्या बोल रखा है कि साइंटिस्ट आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। देखिए, हर चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होती, कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव तरीके से चलती है, कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव तरीके से चलती है। तो टोटली वर्ड की वजह से हम यहाँ पे कहेंगे ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब दो ऑप्शन तो हमारे इस तरीके से कट गए। अगला ऑप्शन है कि साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, यानी कि इसमें हम चीज़ों पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं। अभी मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, स्कैप्टिसिज्म। स्कैप्टिसिज्म वर्ड का मतलब क्या है कि साइंस के अंदर हम यहाँ पे डाउट करते हैं और डाउट को हम वेरीफाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सीधा हम बिलीव तो कर नहीं लेते। अगला है साइंस इज सोशल इन नेचर, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस को दर्शाता है। अब अगर हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ें तो देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, ये तो फर्स्ट तो सही है। तो जिस ऑप्शन में आपका फर्स्ट नहीं दे रखा है उसको तो आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है उसको हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो डेफिनेटली इसमें होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें बोल रखा है साइंस इट इज़ अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, यानी कि एक ज्ञान का परम भंडार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस के नॉलेज ना हो तो आपको बाकी चीज़ों का कुछ पता ही ना हो, आपको कोई ज्ञान ही ना हो, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 दे रखा है उस ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं। अब आपके पास बस एक ही ऑप्शन बच गया कि साइंस एक्सप्लेन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सेबल, यानी कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है वो भी फॉल्सेबल होती है, उसको भी हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको भी हम दोबारा रीवेरीफाई कर सकते हैं, ये सही है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि इसके थ्रू हम वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। देखिए, जब से मैं टेंटेटिव नेचर वर्ड आपके सामने बोल रही हूँ, एक ही एग्जाम्पल आपके सामने बोल रही हूँ, वो थॉमसन रदरफोर्ड वाला, और वही आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है। इस क्वेश्चन का तो यही करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो थॉमसन के जो यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग मॉडल है उसके लिमिटेशन को दूर किसने किया, रदरफोर्ड मॉडल ने। तो इस तरीके से यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है इसको भी जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा, अ टीचर आस्किंग द स्टूडेंट टू शेयर द एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अपने आसपास के उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, इससे टेंटेटिव डेवलपमेंटल नेचर तो पता नहीं चलेगा, तो ये तो होगा नहीं। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करके उसका डेवलपमेंटल नेचर तो पता चलेगा नहीं। टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रॉप स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। अब देखिए, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी कि जो बच्चे के मिसकंसेप्शन है वो तो दूर हो जाएंगे, पर डेवलपमेंटल नेचर साइंस का थोड़ी पता चलेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्कैप्टिसिज्म। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा एक एक टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कैप्टिसिज्म वर्ड कहीं पर भी आ गया तो आपको याद रखना है कि डाउट को भैया हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, इससे तो कुछ होगा नहीं। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है भैया, कलेक्टिव वर्क चलता है यहाँ पे। कलेक्टिव वर्क मतलब अगर एक साइंटिस्ट ने कुछ काम किया है तो उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, अगर कुछ गलती है तो उसको ठीक भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के काम को बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करते। साइंस इज प्योरली इंड्यूटिव इन नेचर, यानी कि इसमें हम यहाँ पे एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड यहाँ पे अपनाए जाते हैं। साइंटिस्ट जज करते हैं वैलिडिटी ऑफ क्लेम, यानी कि जो चीज़ क्लेम की गया उसकी वैधता को यहाँ पे जांचा जाता है। तो यही चीज़ तो है कि डाउट को वेरीफाई करना। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है।
अब आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस टेंटेटिव वर्ड को तो आप समझ के जाना, कई सारे ऑप्शन में आपको ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज़ कर लिया है। आप ऑप्शन देखते ही यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लोगे कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।